हे स्टूडेंट, आप सभी को फिर से वेलकम हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। इस वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने 5, 6, 7, 5, 6 किया था और 4 भी किया था। उससे पहले 1, 2, 3 किया था। इसके बाद भी कई वीडियोस हमारे आएंगे। तो अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस चाहिए, नेक्स्ट वीडियोस चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर जाकर के आपको एक एक वीडियो का पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं सभी क्वेश्चन को। मैंने इस बार ये जो चैप्टर है इसमें मैं सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन हम स्किप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन कुछ ना कुछ अलग टाइप से ही है। ओके, तो आपको पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएंगे और उसको समझाया भी गया है अच्छे से, तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। इस वाले वीडियो का ये स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है? द कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग ए रूम है 15 मीटर लॉन्ग विथ कारपेट ऑफ विड्थ 75 सेंटीमीटर लॉन्ग एट ₹80 पर मीटर इज ₹19,200। देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम। यानी देखो क्या बोल रहा है कि एक रूम है, उसमें कारपेट बिछाने हैं पूरे तरीके से, और रूम का जो लेंथ हमें दिया हुआ है वो बता दिया गया 50 मीटर लॉन्ग, लेकिन यहाँ पर रूम का हमें विड्थ नहीं बता रहा है। ठीक है, कितना चौड़ा मतलब रूम है, बल्कि यहाँ पर कारपेट का हमें विड्थ बता दिया गया है 75 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी हमको कारपेट का लेंथ नहीं बता रहा है। अब क्या बोल रहा है कि कारपेट का जो कॉस्ट है वो 80 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से टोटल इतना कॉस्ट पड़ रहा है। तो बताइए कि रूम का जो है विड्थ वो कितना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस कारपेट के बारे में हम पता कर लेंगे कि उसका कितना टोटल पेरीमीटर एरिया जो भी है वो कितना निकल रहा है। ठीक है, और उसके बाद ही हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाएंगे, जहाँ पर हमें उसके विड्थ के बारे में फाइंड करना है, कारपेट के विड्थ के बारे में। बहुत ही आसान है ये, कुछ अलग से नहीं करना है। जो हम पहले कर रहे थे ना क्वेश्चन नंबर 6 में, उसी तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, विथ लिख लो कारपेट का, जो कि हमें 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना कि जो हमें कॉस्ट दिया हुआ है ना, वो पर मीटर के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम विथ को जो है ना मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 75 सेंटीमीटर है तो कितना मीटर हो जाएगा हमारा, ये 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो डेसिमल यहाँ पर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 0.75 मीटर। यानी कि जो कारपेट का विड्थ है वो मीटर में अगर हम निकालें तो 0.75 आएगा। अब देखो क्या बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट जो पड़ रहा है वो इतना पड़ रहा है, और पर मीटर का कॉस्ट जो है वो इतना है। यानी कि अगर हमको टोटल कितना लेंथ है ये पता करना रहे तो हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड दे देंगे। जैसे कि मान लो कि कोई भी सामान 2 मीटर के 2 रुपीज़ के हिसाब से 1 मीटर का मिल रहा है। ठीक है, 2 रुपीज़ का 1 मीटर, मान लो रिबन वगैरह जो हम लेते हैं वो मिल रहा है। इसको मैं समझा देता हूँ आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। 2 रुपीज़ के हिसाब से 1 मीटर मिल रहा है रिबन। ठीक है, टोटल हमने कितना रिबन लिया, तो हमने टोटल 5 मीटर रिबन ले लिया। कितना मीटर लिया हमने, 5 मीटर रिबन ले लिया। तो हमारा कॉस्ट कितना निकल जाएगा 2 रुपीज़ के हिसाब से, 2 5 जा 10 रुपीज़ निकल जाएगा। अब हमको यहाँ पे ये 5 मीटर नहीं दिया हुआ है, लेंथ नहीं दिया हुआ है, हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है पता है, ये हमें दिया हुआ है कि 2 रुपीज़ के हिसाब से मिल रहा था और टोटल 10 रुपीज़ का मिला है, ये हमको यहाँ पर बताया गया है। देखो यहाँ पर वही बोल रहा है कि 80 रुपीज़ के हिसाब से मिल रहा था और टोटल इतना रुपीज़ में मिला है। अब हमको अगर पता करना है कि टोटल हमने कितना लिया है, ये अगर हमको ये पता करना है तो हम इन दोनों नंबर्स को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 10 से अगर हम 2 को डिवाइड देंगे तो हमको 5 पता चल जाएगा कि टोटल जो रिबन का लेंथ था वो 5 मीटर था। उसी तरीके से अगर हम इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल जो लेंथ है कारपेट का वो कितना है। तो यहाँ पर आप लिख दो सो लेंथ इक्वल टू, और उसको निकालने के लिए हम 19200 को डिवाइड दे देंगे यहाँ पर 80 से। तो ये 0 से 0 कट हुआ हमारा, 8 1 जा 8, ऊपर में 8 2 जा हो जाएगा हमारे पास 16, बच गया यहाँ पर से 3 इधर आ जाएगा, इसे 32 बना देगा। तो 8 4 जा हो जाएगा हमारा 32, और ये 0 का 0 उतर जाएगा। यानी कि लेंथ कितना हो गया कारपेट का, वो हो गया 240 मीटर। इज दैट क्लियर, क्योंकि ये मीटर में हमें कॉस्ट दिया हुआ था। तो लेंथ में पता चल गया, विड्थ पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया पता कर लेते हैं कि कारपेट का जो एरिया है वो कितना होगा, क्योंकि जो कारपेट का एरिया होगा वही तो रूम का एरिया होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कारपेट का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ कारपेट इस तरीके से लिख लो आप पूरा, मैं बस कार्य लिख देता हूँ। और वो कैसे निकलेगा, लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ब्रेथ से, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है, यानी कि 0.75 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें 240 से। ओके, तो आप क्या करना, रफ में मल्टीप्लाई करना। मैं यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ इसलिए डायरेक्ट यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये 0 5 जा 0, 0 7 जा 7 मतलब 0, और ये 0 0 जा 0 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 4 5 जा 20 का 0, कैरी हो गया 2, 4 7 जा 28 और 2 30 का 0, कैरी हो गया 3, तो ये यहाँ पर 3 उतर जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा 2 5 जा 10 का 0, कैरी हो गया 1, 2 7 जा 14 और 1 15 का 5, कैरी हो गया 1, और ये 2 0 जा 0 रहेगा, और ये 1 यहाँ पर उतर जाएगा। ऐड कर दीजिए, 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, 5 और 3 8, और ये हो जाएगा हमारा 1 यहाँ पर। अब देखते हैं डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगाना है। तो यहाँ 1 और 2 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाया है, तो यहाँ पर 1 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 180.00, जिसको हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 180 लिखेंगे। और एरिया किस में निकलता है, स्क्वायर यूनिट में निकलता है, यानी कि मीटर का स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। यानी जो एरिया निकला कारपेट का वो कितना हो गया हमारा, 180 मीटर का स्क्वायर हो गया। अब देखो क्या होता है कि जो एरिया है रूम का, ये मान लो इतना बड़ा रूम है, ठीक है। अब इसका जो एरिया है
और जो कारपेट बिछेगा दोनों का तो इक्वल ही एरिया रहेगा, बस लेंथ और ब्रेथ हो सकता है अलग हो थोड़ा सा, लेकिन क्या होगा कारपेट जब बिछेगा तो टोटल जो एरिया निकलेगा वो सेम टू सेम निकलेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस तरीके से कि एरिया ऑफ रूम इक्वल है एरिया ऑफ कारपेट के, यानी कि दोनों का जो एरिया रहेगा वो दोनों एकदम आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके अलावा हमें रूम के बारे में भी एक चीज़ यहाँ पर क्या दिया हुआ था कि रूम का हमें लेंथ दिया हुआ था ना, क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ किया, हाँ 15 मीटर लॉन्ग लिखा है, हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब इसमें हमें लेंथ दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ रूम इक्वल टू दिया हुआ है कितना, तो 15 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब बस क्या करो, आप रूम के एरिया का फॉर्मूला पुट करो और आपका यहाँ पर से आपको जो विड्थ है वो रूम का मिल जाएगा। रूम के एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रूम, यानी कि रूम का नहीं मतलब कि रेक्टेंगल का, तो वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ है, या फिर लेंथ मल्टीप्लाई विथ लिख लो आप, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में विथ पूछा था कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रूम, तो यहाँ पर लेंथ मल्टीप्लाई विथ लिख दो इस तरीके से। ठीक है, तो एरिया ऑफ रूम हमारे पास कितना निकला है, 180 निकला है, क्योंकि 180 जो कारपेट का एरिया है वो इक्वल होगा रूम के एरिया के, इसलिए हम यहाँ पर एरिया के जो रूम का एरिया है वहाँ पर 180 लिखेंगे। इक्वल के उस साइड में लेंथ हमारे पास 15 है, विड्थ नहीं दिया हुआ है तो विड्थ की जगह में विड्थ लिख दो, बस यहीं से आपको विड्थ इसका फाइंड हो जाएगा। इस 15 को इधर ट्रांसफर करो, ये हो जाएगा हमारा 180 डिवाइड बाई 15 इक्वल टू विड्थ, 15 1 जा 15 डायरेक्ट कट कर लेते हैं, ऊपर में 15 1 जा हो जाएगा 15, कितना बच गया 3 बच गया, वो इधर चल जाएगा, तो 15 2 जा हो जाएगा हमारा 30, तो विड्थ कितना निकल गया हमारा 12 मीटर निकल गया यहाँ से हमारा विड्थ। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को फाइंड करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड आर इन द रेशियो 5:3 इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट ₹24 पर मीटर इज इतना, तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यानी कि देखो हमें साफ से बोल दिया गया है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, क्या फील्ड ही बोला था ना, लैंड बताया था, पीस ऑफ लैंड बोला है, यानी कि जमीन का एक टुकड़ा है, वही समझ लो, फील्ड समझ लो, जो भी समझना है। तो उस जो जमीन का रेक्टेंगुलर शेप में है और उसका लेंथ और ब्रेथ जो है कितने में है, तो 5:3 में है, यानी कि लेंथ को क्या मान लेना है 5x मान लेना है और ब्रेथ को मान लेना है 3x। तो टोटल जो कॉस्ट बता रहा है फेंसिंग का, यानी कि चारों साइड का, वो कितना बता रहा है हमें, ₹24 पर मीटर के हिसाब से 9600 रुपीज़ बता रहा है, यानी कि 9600 रुपीज़ बता रहा है। तो जब हम इसको डिवाइड देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा, उसका पेरीमीटर पता चल जाएगा, और वहीं से हमको उसका लेंथ और ब्रेथ पता करना है। इज दैट क्लियर? आज इसको सॉल्व करते हैं। इस तरीके से पहले आप मान लेते हैं कि लेंथ का जो है, लैंड का जो लेंथ है वो कितना है 5x है, और जो ब्रेथ है वो कितना है 3x है, ठीक है, उस जमीन का। उसके बाद हमें टोटल कॉस्ट दिया फेंसिंग का, यानी कि चारों साइड को हम लोग अगर फेंसिंग करवाते हैं इस तरीके से, चारों साइड दीवार उठवाते हैं तो उसका कॉस्ट है टोटल इतना, और रेट हमको बता रहा है कि इतना रुपीज़ पर मीटर का रेट है। ये 24 क्या दिया हुआ था हमें, यहाँ पर मीटर का रेट दिया हुआ है, यहाँ पर मैं पर मीटर भी लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो अब हम अगर इसको इससे डिवाइड देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा कि टोटल कितना लंबा चौड़ा है, यही हमको पता चल जाएगा। और टोटल लंबा चौड़ा को हम क्या बोलते हैं, उसका पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे इस तरीके से, पेरीमीटर इक्वल टू 9600 डिवाइडेड बाई 24, इसको डिवाइड दे दो, 12 से दोनों कट हो रहे हैं, 12 से कट कर लेते हैं, 12 2 जा 24, 12 8 हो जाएगा हमारा 96, और ये 2 0 उतर जाएंगे, अब 2 से भी कट हो रहा है, 2 1 जा 2, और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, और ये 2 0 उतर जाएंगे, यानी कि 400 मीटर क्या है, उसका टोटल पेरीमीटर है। ठीक है, 400 मीटर उसका निकल गया हमारे पास पेरीमीटर। तो अब हम इनको पेरीमीटर पता चल गया है, तो पेरीमीटर वाला फॉर्मूला से हम उसका एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, जहाँ से हमें लैंड का जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो पता चल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दो कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर लैंड इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये फॉर्मूला है। तो पेरीमीटर कितना निकला हमारे पास 400 निकला है ना, सॉरी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला ये तो मैंने एरिया का लिख दिया है। यहाँ पर पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। एरिया के लिए लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो जाता है, तो हमको पेरीमीटर दिया हुआ है तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ की जगह में हमारे पास कितना है 5x है, तो 5x लिख लो, और ब्रेथ की जगह में कितना है 3x है, तो इसे 3x लिख लो। इस तरीके से बस इसको सॉल्व करके यहाँ से आपको बस x का वैल्यू निकालना है, मेन वही काम है। तो ये हो जाएगा 400, 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर के डिवाइड कर दो 4 को, ये 5 और 3 हो जाएगा हमारे पास 8x। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, ऊपर में 2 2 जा 4, यानी कि 200 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जा रहा है, बहुत जगह मैं फालतू वेस्ट कर दे रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये हो जाएगा हमारा 200 इक्वल टू 8x, कितना हो जाएगा, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से हम 8 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 8 इक्वल टू x। अब इसको कट कर दो केवल, तो हो जाएगा हमारा 8 1 जा 8, ऊपर में यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, 8 2 जा हो जाएगा हमारे पास 16, ठीक है, यहाँ पर 20 है तो 8 2 जा 16 होगा, पहले 4 बच जाएगा, 4 इधर आकर के से 40 बना देगा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 5 जा 40। तो x कितना निकल गया हमारा, x का वैल्यू 25 निकल गया यहाँ पर से। बस x वैल्यू हमको 25 अगर पता चल गया है तो यहाँ पर हमको लेंथ निकालना है, तो 5x में लेंथ लिख दो इस तरीके से कि सो लेंथ
इक्वल टू 5x यानी कि 5 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 5 का 5 जा 25 का 5 कैरी हो गया हमारे पास 2, 5 2 जा 10 और 2 12। तो लेंथ हो जाएगा हमारा 125 मीटर और जो ब्रेथ है वो कितना दिया हुआ है, हमने कितना माना था 3x माना था क्योंकि वो 3 के रेशियो में था। तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 25। तो 25 3 कितना होता है हमारा 75 सेंटीमीटर होता है, सॉरी सेंटीमीटर बोल रहा हूँ, मीटर। तो लेंथ मिल गया हमें 125 और ब्रेथ मिल गया 75। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। देखो मैं थोड़ा सा रफली सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि जल्दी हमको सॉल्व करना है, बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर है ये। आप क्या करना, इसको थोड़ा सी स्टेप अच्छे से एकदम साफ साफ लिखना और एकदम लाइन से लिखते जाना। मैं देखो यहाँ पर उसके बाद मैंने इधर लिख दिया, उसके बाद फिर मैं इधर आ गया, इस तरीके से आप मत लिखना, एकदम अच्छे से सीक्वेंस में जमा करके लिखना। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर लेते हैं इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है मेरे पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए हॉल 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। तो यानी कि देखो क्या बोल रहे हैं हमसे, पहले तो क्वेश्चन समझो कि उस बड़े से बड़े पोल का, हमको लार्जेस्ट पोल का लेंथ बताना है जो कि रखा जा सके एक ऐसे हॉल में जो कि इतना लंबा है, इतना चौड़ा है और इतना ऊंचा है। तो अब आप ही दिमाग लगाओ कि अगर आपके पास एक रूम है, ठीक है, उस रूम में अगर आप एक बड़ा से बड़ा डंडा रखना चाहते हो कि जो सबसे बड़ा उस रूम में एडजस्ट हो सके, तो वो कैसे रखोगे आप, इस तरीके से रखोगे क्या? बिल्कुल नहीं। अगर इस तरीके से रखोगे तो बस नीचे से ऊपर तक जितना रहेगा उतना ही पर वो डंडा आ पाएगा। अगर आप इस तरीके से रखते हो तो तिरछा तरीके से ही आ पाएगा। लेकिन अगर हम उसका डायगोनल करके रखते हैं, यानी कि रूम मान लो इस तरीके के शेप में है, वैसे तो यहाँ पर 4D में नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अगर हम 4D या 3D इसका डायग्राम बना सकते हैं ना, तो मैं आपको और अच्छे से समझा सकता था। तो जैसे इस तरीके से रूम है, तो तिरछा अगर हम उस रूम में रखेंगे ना, ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे का एक कॉर्नर मिला करके एकदम तिरछा, जिसको हम तिरछा कह सकते हैं हिंदी में, तो तब वो क्या होगा, सबसे बड़ा वहाँ पर पोल रखा जा सकेगा। अगर हम ऐसे रखेंगे तो हमारा छोटा पोल रखाएगा, ऐसे भी रखेंगे तो उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम तिरछा करके रखते हैं उस रूम में, उस हॉल में, तो सबसे बड़ा पोल रखा जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल कहते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, उस रूम का डायगोनल फाइंड करना है। अगर हम डायगोनल फाइंड कर देंगे ये वाला लाइन, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना बड़ा से बड़ा साइज होगा पोल का। ओके, तो आइए इसका डायगोनल फाइंड करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सबसे पहले जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिख लो आप, कि जो लेंथ दिया हुआ है वो इतना है, ब्रेथ जो है इतना है और हाइट इतना है, ठीक है ना। ब्रेथ को आप विड्थ भी लिख सकते हो, दोनों एक ही चीज़ होता है। तो मैं यहाँ पर विड्थ दिया था तो मैंने दोनों लिख दिया है कि ब्रेथ या विड्थ जो हमें 10 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद हमें क्या दिया होता है, हाइट 5 मीटर। अब हमें डायगोनल निकालना है क्योंकि हमको पता है कि जो बड़ा से बड़ा साइज में रखा जा सकेगा पोल, वो डायगोनल के हिसाब से ही रखा जाएगा, तिरछा करके रखा जाएगा। तो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, एक 4 वॉल रूम का, वो होता है हमारा लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर और प्लस हाइट का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। बस इसी फॉर्मूला में इन नंबर्स को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस हाइट यानी कि 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर का मतलब कितना होता है, 10 10 जा 100, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। उसी तरीके से ये 10 10 जा 100 हो जाएगा और 5 5 जा हो जाएगा हमारा 25, ठीक है ना। ये स्क्वायर है, थोड़ा सा ऊपर में लिखना था, ये थोड़ा सा 5 को बड़ा लिखिएगा इस तरीके से, जैसे इधर जो लिखा था मैंने। तो ये हमारा कितना आ जाएगा आंसर, ये हो जाएगा हमारे पास 100 200 और ये 225 हो जाएगा इस तरीके से। अब क्या करना है हमको कि इसको अंडर रूट से आंसर निकालना है। तो अंडर रूट से निकालने का तरीका मैंने बताया ना, 2 ट्रिक होते हैं। जैसे ये, तो अगर आपको 20 तक याद है स्क्वायर का नंबर कि 11 का कितना होता है स्क्वायर, 12 का कितना स्क्वायर होता है, तो आप इसको आसानी से फाइंड कर सकते हो कि ये साफ साफ दिख रहा है कि ये 15 का स्क्वायर है। 15 जो होता है हमारा 225, यानी कि पहले 2 तरीके से सॉल्व करेंगे, दोनों मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे इस तरीके से 15 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। लेकिन ये क्या करना पड़ता है, इसको याद करना पड़ता है, ये शॉर्ट ट्रिक है। तो हमें आंसर निकल जाएगा इसका 15। जब 15 का पेयर बन गया तो अंडर रूट से वो बाहर निकल जाता है, तो इसका जो डायगोनल हो जाएगा रूम का वो हो जाएगा हमारा 15 मीटर। तो लास्ट में आप लिख देना यहाँ पर कि लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस इन द गिवन हॉल इज 15 मीटर। इस तरीके से स्टेटमेंट बना करके अपने से लिख देना। लेकिन अब इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका क्या है वो भी आप सीख लो, पहले मैंने सिखा दिया है, फिर भी एक बार और सीख लो जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे होंगे, कि इसका आपको क्या करना है, फैक्टर्स इस तरीके से फाइंड करना है। 225 है, ये किससे सबसे छोटे नंबर से किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से तो हो नहीं रहा है, लेकिन 3 से हो रहा है। देखो 5 2 7 और 2 ये 9 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 7 जा 21, 22 है तो 21 ले लेंगे, 1 इधर चल गया तो 3 5 जो हो जाएगा 15। अब 5 और 7 फिर 12 हो रहा है, जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो फिर 3 से कर लेते हैं। 3 2 जो हो जाएगा 6 हमारे पास, ये हो जाएगा। उसके बाद 1 इधर गया तो 3 5 जा 15। अब ये 5 से हो रहा है तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये स्टेप अगर आप ना करो, ये शॉर्ट ट्रिक अगर आपको नहीं समझ में आया, तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसे इसका जो फैक्टर निकला है वो लिख लेना, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, इस तरीके से। अब क्या होता है ना कि जब हमारा पेयर बन जाता है इस तरीके से, तो एक एक नंबर निकलते जाते हैं। जैसे 3 का एक पेयर बन गया तो 3 बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, 5 का एक पेयर बन गया तो मल्टीप्लाई 5 बाहर निकल जाएगा, तो 3 5 हमारा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इस तरीके से भी। तो ये भी तरीका है और ये ट्रेडिशनल मेथड है, कॉन्सेप्ट वाला मेथड है, तो दोनों से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व, यानी कि 15 मीटर वो बड़ा से बड़ा पोल है जिसे हम उस रूम में रख सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 10 और आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।